बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, छमाही डेवलपमेंट प्रोग्राम जायजा रिपोर्ट वजीर आला को पेश की गई है। सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 238 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 171 अरब रुपए के फंड जारी किए, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से 129 अरब रुपए का अशरा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महकमों ने तरक्याती फंड्स की मद में 116 अरब रुपए वसूल किए हैं। मजीद जानेंगे अली रामे से। अली रामे, रिपोर्ट के हवाले से क्या तफसीलात है? की तरफ से मौजूदा माली साल में जो निस्फ माली साल की एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि अभी तक जितना भी सूबाई महकमों को बजट जारी किया गया था वो अभी तक मुकम्मल खर्च नहीं हो सका। अब इसके लिए क्योंकि रवा माली साल के दौरान 238 अरब रुपए का बजट हुकूमत पंजाब ने मख्तस किया कि वो खर्च करेगी पंजाब में मुख्तलिफ अवामी मनसूबाजात की तकमील के लिए। लेकिन इसमें PND बोर्ड की तरफ से तो 171 बिलियन जो है वो रिलीज किया गया, लेकिन PND बोर्ड की महकमा खजाना की तरफ से सिर्फ 128 बिलियन जारी किए गए। अब इसमें सूबाई महकमों की कारकर्दगी क्या है कि अभी तक सिर्फ 81 अरब से ज्यादा का बजट जो है वो सिर्फ इस्तेमाल हो सका, और इस पर जो कागजों तक महदूद जो एक यूटिलाइजेशन परसेंटेज बताई जा रही है वो 74 बताई जा रही है। लेकिन ज़राए का कहना है कि ये 74% सिर्फ यूटिलाइजेशन जो फंड्स रिलीज किए गए उसकी मद में जारी किए गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खदशा ये है कि अगर ये बजट मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल ना हुआ तो ये जो 238 अरब का बजट है ये लैप्स भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 81 अरब बजट जो है वो इस्तेमाल हो सका, और नए माली साल का आगाज जो है वो जुलाई में हो जाएगा, जून में बजट तैयार होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ये बजट जो अरबों रुपए की रकम है जो मख्तस की गई थी वो ज़ाया हो सकती है। अब इसमें शोबा तालीम जो है वो भी शामिल है। शोबा सेहत की कारकर्दगी जो है वो गैर तसल्ली बख्श अभी तक करार दी जा रही है कि उनकी कारकर्दगी अभी भी बेहतर। ठीक है अली राम का बहुत शुक्रिया। जुडिशल पॉलिसी नामंजूर, वकला की अदालतों में हड़ताल। पंजाब बार काउंसिल ने नई जुडिशल पॉलिसी पर हड़ताल की कॉल दी थी। लाहौर समेत पंजाब भर में अदालतों में हड़ताल। नई जुडिशल पॉलिसी वकला का मुआशी कत्ल है, वकला की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि वकला का ये भी कहना है जुडिशल पॉलिसी पर एतमाद में नहीं लिया गया। हड़ताल के बाइस मुकदमात की समाअत मुलतवी की जा रही है। सिर्फ अर्जेंट नौयत के मुकदमात की समाअत की जा रही है। साइलिन को हड़ताल के बाइस इंसाफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चले साइलिन को मुश्किलात का सामना है और साइलिन की जानिब से शिकायत सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, जुडिशल पॉलिसी नामंजूर, वकला की अदालतों में हड़ताल, और पंजाब बार काउंसिल ने नई जुडिशल पॉलिसी पर हड़ताल की कॉल दी है। लाहौर समेत पंजाब भर की अदालतों में हड़ताल, और मनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हड़ताल के बायस नई जुडिशल पॉलिसी का वकला का मुआशी कत्ल है ये कहा जा रहा है। वकला की जानिब से हड़ताल कर दी गई है और मुकदमात की समाअत जो कि मुलतवी हो चुकी है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, और अदालत का नैब को 26 मार्च तक रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। हमजा शहबाज के खिलाफ नैब ने रमजान शुगर मिल में रेफरेंस दायर किया। वकील नैब की जानिब से ये बताया गया है आइंदा समाअत पर रेफरेंस की कॉपी भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई। जस्टिस फरूख इरफान खान की जानिब से कहा गया। जस्टिस फरूख इरफान खान ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आगे बढ़ेंगे। अदालतों से मुकदमात के बोझ कम करने के लिए IG पुलिस पंजाब का गैर मामूली इकदाम। मामूली नौयत के मुकदमात और काबिल जमानत मुकदमात के फैसले के लिए SHO के इख्तियारात के हवाले से स्टैंडिंग ऑर्डर जारी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। IG पुलिस पंजाब ने अदालतों से मुकदमात का बोझ कम करने के लिए SHOs के इख्तियारात पर स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया है, जिससे मामूली नौयत के मुकदमात और काबिल जमानत मुकदमात का फैसला SHO के पास हो सकेगा। ऑर्डर के तहत काबिल जमानत दफात के तहत मुकदमे पर SHO जमानत दे सकेगा। जारी ऑर्डर्स के मुताबिक इख्तियारात SHO के पास है, मगर SHO की मॉनिटरिंग के लिए भी तरीकाकार वज़े किया गया, जिसमें एडिशनल IG लेवल के अफसरान इस अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। IG पुलिस पंजाब का कहना है कि होमिसाइड का दायरा बढ़ा रहे हैं, जिससे तफ्तीश के निजाम में बेहतरी आएगी। होमिसाइड यूनिट बनाए थे पहले सब डिवीजनल लेवल पे, उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था। इशू ये आ रहा था कि एक पुलिस अफसर था और बाज़ औक़ात केसेस ज्यादा हो जाते थे दूर दराज के लिए, तो उसमें जो हमें फीडबैक आया कि जी ये होमिसाइड ऑफिसर जो है ये पुलिस स्टेशन लेवल तक तैनात किए जाए, तो वो उसके हमने आप एक एडमिनिस्ट्रेटर चेंज किया। अमजद जावेद सलीमी कहते हैं कि पुलिस के पास वसाइल कम हैं, गाड़ियों के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, हर थाने के लिए नई गाड़ियों के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आइंदा बजट में इस हवाले से फंड्स मिल जाएंगे। 2 लाख से ज्यादा है पंजाब पुलिस,
اور اگر آپ اس کا بجٹ دیکھیں، کمپیریٹو بجٹ اسٹڈی کریں، پنجاب پولیس کو $7 $8 پر اینم ملتا ہے. پچھلے 10 سال سے ہمیں گاڑیاں نہیں لے کے دی گئی. ہمارا بجٹ 8-10% آف ٹوٹل بجٹ ہوتا تھا آج سے 10 سال پہلے. اس سال ہمارا بجٹ 5% ہے. آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ علاقائی سطح پر مصالحتی کونسلیں قائم کر رہے ہیں جو کہ غیر سیاسی ہوں گی اور چاہتے ہیں کہ علاقائی مسائل علاقے کی سطح پر حل ہوں. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ہم خبر آپ تک پہنچائیں گے، جہاں پر تحقیقات کے لیے نئی جے آئی ٹی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ، اور فل بینچ نے درخواستوں کے ناقابل سماعت قرار ہونے کے بارے میں فیصلہ ہے جو کہ محفوظ کر لیا ہے. جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے کیس کی سماعت کی. جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس مس عالیہ نیلم بینچ میں شامل ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بینچ نے انسپیکٹر رضوان قادر ہاشمی، کانسٹیبل خرم رفیق کی درخواستوں پر سماعت کی. درخواست گزاروں کی جانب سے برہان معظم اور دیگر وکلاء پیش ہوئے ہیں. سانحہ مال ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے 3 جنوری کو نئی جے آئی ٹی بنائی جائے، یہ موقف اپنایا گیا ہے. ایک وقوع کی تحقیقات کے لیے دوسری جے آئی ٹی نہیں بنائی جا سکتی، درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا. جی بالکل، سپریم کورٹ کا تحریری حکم دکھا دیں. جسٹس محمد قاسم خان کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے جی سپریم کورٹ کا حکم حاضر ہے. وکلاء نے فیصلہ عدالت میں پیش کیا. روزانہ سماعت ہونے سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے. وکلاء کی جانب سے یہ دلائل بھی دیے گئے ہیں. مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ عوامی تحریک نے اے ٹی سی کورٹ میں 2 روز کے لیے ٹرائل کی استدعا کی تھی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جے آئی ٹی بنانے کا بیان دیا ہے. سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جے آئی ٹی بنانے کا بیان دیا. معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا تو ہائی کورٹ میں کیسے قابل سماعت ممکن ہو سکے گی. ایڈوکیٹ جنرل کے بیان پر ہی حکومت نے نئی جے آئی ٹی بنا دی ہے. سید زاہد بخاری کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے جبکہ اس پر جسٹس مس عالیہ نیلم کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم نہیں دیا تو کیا نئی جے آئی ٹی بن سکتی تھی. وفاقی حکومت نئی جے آئی ٹی بنانا چاہے تو کیا اس کو ترجیح حاصل ہے. اس موقع پر جسٹس محمد قاسم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے تحقیقات کے لیے نئی جے آئی ٹی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ ہے جو کہ محفوظ کیا گیا ہے اور جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے کیس کی سماعت کی اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس مس عالیہ نیلم بینچ میں شامل ہیں. اور اب پنجاب بھر کی جیلوں میں بند قیدیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ جیل نے قیدیوں کو متوازن غذا دینے کا منصوبہ بنا لیا ہے. قیدیوں کو کیلوریز سے بھرپور خوراک دینے کے لیے مینیو تیار کر لیا گیا ہے. جی بالکل، جیلوں میں قیدیوں کو کیلوریز پر مشتمل خوراک ملے گی. آئی جی جیل کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے متوازن غذا دینے سے قیدیوں میں بیماریاں کم پیدا ہوں گی. غذائی ماہرین کی مشاورت کے ساتھ کھانے کا مینیو تیار کیا گیا ہے. آئی جی جیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے. مزید جانیں گے علی ساہی سے. جی علی ساہی بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب بھر میں جتنی بھی جیلیں ہیں ان میں قیدیوں کے لیے متوازن غذا مہیا کرنے کے لیے جیل حکام کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے کیلوریز بیسڈ جو مینیو ہے وہ تیار کر کے حکومت کو بھجوایا گیا ہے. حتمی جو منظوری ہوگی وہ حکومت کی ہوگی اور اس کے بعد یہ جو مینیو ہوگا یہ پنجاب بھر میں شروع کر دیا جائے گا. اس کو باقاعدہ طور پر ایک ماہ قبل آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو کہ غذائی ماہرین کے ساتھ مل کر قیدیوں کا تمام طور پر کھانے کا مشاہدہ کیا گیا اور اس پر باقاعدہ ریکمنڈیشن دی گئی ہیں اور کیلوریز بیس جو مینیو ہے وہ آئی جی جیل کو بھجوایا گیا تھا جس پر آئی جی جیل کی جانب سے اس کو منظور کر کے حتمی منظوری کے لیے حکومت کو بھجوایا گیا ہے. اس کا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات کا کہنا تھا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر جیل میں موجود قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے اس میں کوئی بھی جو ربط نہیں ہوتا. تو اگر اس پر باقاعدہ طور پر ایک جو مشاہدہ کروایا گیا ہے، انٹرویو کیے گئے ہیں لوگوں کے اور غذائی ماہرین کی جو اس میں کنسلٹنسی لی گئی ہے اور اس کے بعد یہ مینیو تیار کیا گیا ہے تاکہ جیلوں میں جو موجود قیدی ہیں ان کا جو کھانا ہو وہ بہترین ہو اور اچھا کھانا ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. چاہے کسی گناہ میں یا کسی جرم میں وہ جیل کے اندر گئے ہیں لیکن اچھی غذا جو ہے وہ ان کا حق ہے. اس سے پہلے آئی جی جیل کی جانب سے جیل کا جو ٹائمنگ تھی وہ چینج کی گئی تھی اور 3 ٹائم کا کھانا میں موجود قیدیوں کو دیا گیا تھا. اب جو غذا دی جا رہی ہے اس کا نیا مینیو تیار کر کے حکومت کو بھی جواب دیا گیا ہے جس کی منظوری کے بعد پورے پنجاب بھر کی جیلوں میں اس پر امپلیمنٹیشن شروع. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ساہی آپ کا.
दूसरी जानिब आपको बताएंगे रमज़ान मुबारक में लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है। रमज़ान मुबारक में बिला तातुल बिजली की फराहमी के हवाले से तमाम तर इंतजाम है जो कि मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा को मरासला भिजवा दिया है। रमज़ान मुबारक में करप्शन और बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम मजीद कामयाब होगी। मरासले में ये भी कहा गया रमज़ान से कबल कंपनी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक किया जाए। मरासले में ये भी कहा गया है दरख्तों की कटाई और इजाफी ट्रांसफार्मर की तनसीब को यकीनी बनाया जाए। मरासला इरसाल किया गया है जिसमें कहा गया है कि रमज़ान मुबारक से कबल तमाम तर इंतजामात मुकम्मल रखे जाएं, बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और अब आपको बताएंगे जेल रोड अंडरपास में ट्रक फंस गया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक फंसने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रेन के जरिए ट्रक निकालने की कोशिश की गई है और आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर भी जेल रोड अंडरपास के मनासे हैं जहां पर ट्रक फंस गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद शहरियों को यकीनन ज़हनी अज़ियत का भी सामना रहा। मिनटों का सफर है जो कि घंटों में तय किया गया। शहरियों की जानिब से ट्रक फंसने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिश की गई है ट्रेन के जरिए ट्रक निकालने की। गैर मुल्की मॉडल ट्रेजा आलिस्कुआ के लिए एक और मुश्किल आन पड़ी। कस्टम्स हुकाम का गैर मुल्की मॉडल की 8 साल 8 माह की सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। गैर मुल्की मॉडल को जुर्म साबित होने के बावजूद कम सजा सुनाई गई। कस्टम वकील की जानिब से कहा गया मुजरिमा से बाकायदा मनशियात की बरामदगी साबित हुई है। कस्टम वकील मुजरिमा के साथ ही शुएब हफीज की बरियत का फैसला चैलेंज करेंगे। कस्टम वकील की जानिब से ये बताया गया है। आपको बताते चलें कि कस्टम हुक्काम की जानिब से गैर मुल्की मॉडल की 8 साल 8 माह की सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। गैर मुल्की मॉडल को जुर्म साबित होने के बावजूद कम सजा दी गई। कस्टम वकील की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया है। जी बिल्कुल, मुजरिमा से बाकायदा मनशियात की बरामदगी साबित हुई है। कस्टम्स वकील की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं और फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। और गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा के वकील ने सजा के खिलाफ अपील की तैयारी कर ली। फैसले से इत्तफाक नहीं करते। कस्टम गवाहान के बयानात में तजाद है, वकील की जानिब से ऐसा कहा गया है। जी बिल्कुल, सरदार असगर महमूद डोगर एडवोकेट हैं और उनका कहना है कि उम्मीद है हाईकोर्ट मुल्जिमान ट्रेजा आलिस्कुआ को रिहाई देगी। 8 साल 8 माह सजा को हाईकोर्ट चैलेंज कर रहे हैं। वकील ट्रेजा की जानिब से यह भी कहा गया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद सजा देने के लिए काफी नहीं थे। गैर मुल्की मॉडल ट्रेजा आलिस्कुआ मासूम है। मुल्जिमा से मनशियात की बरामदगी साबित नहीं होती। ट्रेजा आलिस्कुआ को सजा में कानून को नजरअंदाज किया गया है। सरदार असगर महमूद डोगर एडवोकेट की जानिब से यह भी कहा गया है कि 25 मार्च तक हाईकोर्ट में अपील दायर कर देंगे। फैसले के बाद 30 दिन के अंदर अपील दायर हो सकती है। गुलकार अली जफर और मीशा शफी के खिलाफ हरजाना केस का ये मामला है और गुलकार अली जफर की जल्द फैसले के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का एडिशनल सेशन जज को 15 अप्रैल तक केस निपटाने का भी हुक्म दिया गया है। गुलकार अली जफर की जानिब से जल्द फैसले करने की दरख्वास्त दायर की गई थी। 1 साल से केस जेर समात है। अली जफर का दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ था। मीशा शफी मुख्तलिफ तरीकों से केस को इल्तवा का शिकार कर रही हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे फूड अथॉरिटी की कार्रवाई की। आलाइशों से तेल तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ा ऑपरेशन किया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में कार्रवाइयां की गई हैं और 7 यूनिट सील किए गए हैं। जी बिल्कुल, कार्रवाइयों के मनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्रवाई की गई है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से और डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में कार्रवाई हुई है जिसके नतीजे में 7 यूनिट है जिन्हें सील कर दिया गया है। मनासिब भी आप देख सकते हैं कि 16,600 लीटर तेल बरामद हुआ है और 39 चर्बी से भरे ड्रम जबकि 36 बड़े कड़े हैं जो कि 154 नीले ड्रम्स भी जब्त कर लिए गए हैं। डबल सड़का के इलाके में ये कार्रवाई की गई है और आपको बताते चलें कि यूनिट्स हैं जिन्हें सील किया गया है। विजिलेंस सेल ने रैकी करके यूनिट्स का पता लगाया है। इस मौका पर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान जो कि डीजी फूड अथॉरिटी है उनकी जानिब से ब्रीफ किया गया है कि अलाइशों और चर्बी से निकला तेल है जो कि माहौल को आलूदा और मूजी बीमारियों का बायस बनता है। उन्हीं की सरबराही में ये ऑपरेशन किया गया है। जहां शहरियों का रद्द-ए-अमल सामने आया है वहीं असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी करारदाद जमा कराई गई है। यूटिलिटी स्टोर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदाद
यह करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली हुनीजा फातिमा की जानिब से जमा कराई गई है। हुकूमत ने 12 अरब के रिलीफ पैकेज के बाद कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। ये मतन है उसमें रास्ते का। आपको बताते चलें कि करारदाद में ये भी कहा गया है गुज़श्ता 8 माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई बंद है। हुकूमत रिलीफ पैकेज में अशिया की कीमतों में इजाफे वापस ले ये मुतालबा किया जा रहा है इस करारदाद में, जो कि आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई है। और ये करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली हुनीजा फातिमा की जानिब से जमा करवाई गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ये करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई है रुकन पंजाब असम्बली हुनीजा फातिमा की जानिब से। पंजाब यूनिवर्सिटी से खबर है जहां पर पश्तून तलबा का वाइस चांसलर दफ्तर के सामने एहतजाज। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज का स्पोर्ट्स गाला मुलतवी होने के खिलाफ मुजाहरा किया गया है। आपको बताते चलें शेड्यूल के मुताबिक स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जा रहा था, इंतजामिया ने मुलतवी कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया तलबा से मुज़ाकरात के लिए डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर और डायरेक्टर डॉक्टर रूबीना जाकिर पहुंच गई। मजीद जान लेते हैं अकमल सोमरू से। अकमल, बताएगा एहतजाज की वजह क्या बनी? पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने वाइस चांसलर दफ्तर के सामने ये एहतजाजी मुजाहरा किया है और इन एहतजाजी तलबा का ये मुतालबा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ में जो शेड्यूल के मुताबिक स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जा रहा था, इस स्पोर्ट्स गाले को मुलतवी कर दिया गया है। और इस स्पोर्ट्स गाले को अचानक मुलतवी करने पर वो सरापा एहतजाज हैं। इस एहतजाज के दौरान यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया, जिसमें डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर डॉक्टर असमतुल्ला और इसी तरह चेयरमैन हॉल काउंसिल डॉक्टर आबिद हुसैन और दीगर अहदेदारान हैं, उन्होंने तलबा के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की है। लेकिन तलबा ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्लामी जमीयत तलबा के दबाव पर ये स्पोर्ट्स गाला मुलतवी किया गया है, जिस पर वो अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से उनको यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो स्पोर्ट्स गाला का नया शेड्यूल जल्द जारी कर देंगे। लेकिन तलबा का ये बार बार इसरार रहा है इस एहतजाज के दौरान कि स्पोर्ट्स गाला जब तय था तो फिर इसको क्यों मुलतवी कर दिया गया, और इस हवाले से डिपार्टमेंट के तलबा और तालबात को भी एतमाद में नहीं लिया गया। इन एहतजाजी तलबा का ये कहना था कि यूनिवर्सिटी के अगर दीगर तमाम शोबाजात में शोबे की सतह पर स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद हो सकते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ में ये स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद क्यों नहीं किया जा रहा। और जब स्पोर्ट्स गाला का शेड्यूल जारी किया गया था तो उसके मुताबिक तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी और अपनी टीमें भी बना ली, लेकिन अब स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया है और उस पर यह सरापा एहतजाज है। लेकिन इंतजामिया का ये कि वो बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, आपने हमें अपडेट किया। उधर महकमा बल्दियात में टेक्निकल विंग बनाने का फैसला किया गया है। टेक्निकल विंग कंपनियों समेत कानूनी मामलात देखेगा। सेक्रेटरी बल्दियात सैफ अंजुम ने असम्बली वज़ीर आला को इस हवाले से अरसाल कर दी है। महकमा बल्दियात में टेक्निकल विंग बनाने का फैसला और टेक्निकल विंग कंपनी समेत कानूनी मामलात देखेगा। सेक्रेटरी बल्दियात सैफ अंजुम ने असम्बली वज़ीर आला को इरसाल कर दी। उधर लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की शरह में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। खबरदार होशियार, पेशावर भिखारियों ने मोबाइल स्नैचिंग शुरू कर दी है। शाहराहों पर भिखारियों का स्नैचिंग माफिया सरगर्म है। एक भिखारी गाड़ी के बाएं शीशे को बंद करता है, कार सवार शीशा ठीक करने के लिए बाएं तरफ मुड़ता है, दूसरा भिखारी दाएं जानिब से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो जाता है। इसी बारे में मजीद जान लेते फहद भट्टी से। फहद, बताइएगा इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी की जा रही है? जी बिल्कुल, शहर भर में बेकारियों के खिलाफ पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन तो किया जा रहा है, मगर शहर भर में कई ऐसी वारदातें चोरी की जो बेकारी करते हुए नजर आते हैं, उनको अभी तक नहीं रोका जा सका। कभी किसी इशारे पर चोरी की वारदात हो जाती है तो कभी किसी गली में या कभी किसी सड़क पर बेकारी जो है चोरी की वारदात करते हुए नजर आते हैं। फुटेज जो हमें मौसूल हुई है उसके अंदर भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक बेकारी जो है वो जो गाड़ी का साइड मिरर है उसको बंद करता है। जब ड्राइवर गाड़ी का साइड मिरर सीधा करने के लिए दूसरी जानिब जाता है तो ड्राइवर की तरफ जो उसके बिल्कुल सामने मोबाइल पड़ा होता है वो दूसरा बेकारी उठाकर फरार हो जाता है। इस तरह की कई वारदातें शहर में हो रही हैं। पुलिस की जानिब से आया कि क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। कभी हफ्ता भर की जो कारकर्दगी है वो सामने आती है, हफ्ता भर कारकर्दगी में इतने बेकारी पकड़ लिए गए, मगर अभी तक जो बेकारी चोरी की वारदातें करते हैं उनको अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है दो बेकारी जो मिली भगत से किस तरह एक कार के अंदर से मोबाइल चोरी करके फरार हो जाते हैं, और इस तरह की ऐसी कई वारदातें जो शहर भर में देखने को मिल रही हैं। अभी तक पुलिस की जानिब से इन लोगों को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बेकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन
तो जारी है, मगर इस तरह की जो चोरी की वारदातें हैं उन्हें अभी तक नहीं रोका जा सका, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो भी परेशान नज़र आते हैं। शहरी जो है मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बेकारियों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर बेहतर तरीके से क्रैकडाउन किया जा सके, ताकि ये जो वारदातें। ठीक है फातिमा टी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। खबर है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर तैयारों की कमी फनी खराबियों के बायस आज 40 परवाजें मुतासर हैं। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ परवाजें हैं जो कि मनसूख हुई हैं, जिनमें से 16 ताखीर का शिकार हुई। फ्लाइट इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक PIA की इस्लामाबाद जाने वाली परवाज भी मनसूख हो गई और एयरब्लू की कराची जाने वाली परवाज 405 मनसूख हो चुकी है। इसी तरह PIA की इस्लामाबाद जाने वाली परवाज 654 मनसूख, जबकि PIA की दिल्ली जाने वाली परवाज मनसूख हो गई। और अभी आपको बताएं कि तामीराती कंपनी फॉल्कन ग्रीनवुड प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट से जो कि मुजम्मत कर दिए गए हैं, FBI की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और कंपनी इनकम टैक्स बकायाजात की मद में नादहिंदा है। FBI की जानिब से ये ब्रीफ किया गया है। फॉल्कन ग्रीनवुड प्राइवेट लिमिटेड ने 2013 का गोशवारा जमा नहीं करवाया। FBI ज़राए के मुताबिक बताया गया खुफिया बैंक ट्रांजैक्शन का सुराग लगाकर टैक्स आयद किया गया था। FBI ने अस्करी बैंक शाहराह ऐवान तिजारत ब्रांच में अकाउंट्स मुजम्मत किए। फॉल्कन ग्रीनवुड प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से सिर्फ 80,500 रुपए की रिकवरी हो सकी। कायद-ए-आज़म सोलर पावर लिमिटेड इंतजामिया मुलाजमीन के साथ नाइंसाफियां करने लगी है। वजीर आजम शिकायत पोर्टल पर मुलाजमीन की जानिब से कंपनी के CEO के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई हैं। इसी पर बात करेंगे साउथबर्ड से। साउथबर्ड बताइएगा। लाहौर के CEO मोहम्मद बदरुल मुनीर के खिलाफ वज़ीर आज़म शिकायत पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसकी कॉपी मुतलका जो महकमा लेबर है उसको मौसूल हो चुकी है। मुलाजमीन ने उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि बदरुल मुनीर तनख्वाहों में कटौती करते हैं, ओवर टाइम लेते हैं और ज़हनी तौर पर हरासा करते हैं, जिसके ऊपर फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शिकायत पोर्टल की जो एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर साउथ जोन को मौसूल हो चुकी है और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि एप्लीकेशन का जायज़ा मुकम्मल तौर पर लिया जा रहा है। मुतलका ऑफिसर जाके कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट के जो इंतज़ामिया उनसे मुलाकात भी करेंगे और इस हवाले से कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट को जो एक्सप्लेनेशन लेटर है वो भी लिख दिया गया है। जो शिकायत है उसमें कहा गया है कि बदरुल मुनीर की जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी बतौर CEO अभी तक ड्यूबियस है, उसके ऊपर भी महकमे को कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि जो मुलाजमीन हैं उनके ओवर टाइम के हवाले से भी वो काम नहीं कर रहे, जो ओवर टाइम लेते हैं उसको पे नहीं कर रहे, ज़्यादा टाइम लिया जाता है काम से ज़्यादा और उनको हिरासा भी किया जाता है और जबरी तौर पर कहा जाता है कि आप या तो काम करें इन असूलों के ऊपर या फिर आप खुद ही अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दें। तो तंग मुलाजमीन ने ये शिकायत लिखी है कि लेबर लॉज के तहत जो लेबर के कवानीन हैं उनको नाफिजुल अमल करवाया जाए। कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट के CEO को मुलाकात की जाए और उन्हें कहा जाए कि जो लेबर के कवानीन हैं उनको नाफिजुल अमल कर, लेबर के जो मसाइल हैं उनको हल करने के हवाले से। बट आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे LGA का जर्मन सॉफ्टवेयर सर्विस स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट 5 माह से तौसी की मुंतज़िर हो गया है। सर्विस स्पोर्ट ना होने से वन विंडो सिस्टम बैठने का खदशा पैदा हो गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, LDA में जो SAP का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 3 साल का उसका सर्विस डिलीवरी का टाइम था, जो कि अब 25 अक्टूबर 2018 को ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद आज तक एक्सटेंड नहीं किया जा सका। कुछ दिन कबल LDA के तमाम जो सॉफ्टवेयर है, हैंडलिंग है SAP के अंदर, बहुत बड़ा हार्डवेयर फेलियर हुआ और हार्डवेयर फेल होने से तकरीबन 2 घंटे सर्विस मुअत्तल रही, जिसमें ना ही कोई चलान इशू हो सका, ना ही कोई उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट हो सकी, एडमिनिस्ट्रेशन के जो उसमें एप्लीकेशंस थी वो भी नहीं चल सकी। वन विंडो के सबसे ज़्यादा काम मुतासिर हुए और 2 घंटे वन विंडो पर तमाम प्रोसेस मुअत्तल रहा। इसके बावजूद भी अब LDA हुकाम बार बार इस चीज़ को समझने से कासिर हैं कि SAP की सर्विस डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी सर्विस हैंडलिंग के लिए किसी को हायर किया जाए। ये एक बहुत ज़बरदस्त और जर्मन सॉफ्टवेयर है जिसको हैंडल करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। अब उसके लिए तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल करके तकरीबन 5 माह से ये काम पेंडिंग है और इस हवाले से जो पेंडिंग वर्क है उसमें नई कंपनी को अवार्ड नहीं किया जा रहा। 1 साल के लिए 75 लाख का एस्टीमेट दिया गया है जो सर्विस डिलीवरी के लिए दिया जाना ज़रूरी है, लेकिन उसको नहीं समझा जा रहा। अथॉरिटी में भी ठीक है दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड बैंक के 3 रुकनी टीम ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया है। वफ्द की क़यादत मिस्टर चार्ल्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद खान, दौरे का अहवाल बताइए।
آج بالکل ورلڈ بینک کی 3 رکنی ٹیم نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا. اس ٹیم کی قیادت چارلز شنائڈر کر رہے تھے. ورلڈ بینک کی 3 رکنی ٹیم نے مقامی فوڈ اینڈ بیوریجز سیکٹر سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات سے ملاقات کی. فوڈ اینڈ بیوریجز سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات نے ورلڈ بینک کی ٹیم کو ایکسپورٹ کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے آگاہ کیا. اس موقع پر فوڈ اینڈ بیوریجز سیکٹر کی نمائندگی کرتے ہوئے رانا صدیق الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی فوڈ اینڈ بیوریجز سیکٹر میں ایکسپورٹ بڑھانے کا بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ فوڈ اینڈ بیوریجز سیکٹر کی ایکسپورٹ بڑھانے کی راہ میں رکاوٹوں کی وجہ سے اس سیکٹر کا جو حجم ہے وہ پوٹینشیل کے مطابق بڑھایا نہیں جا سکا. اس موقع پر رانا صدیق الرحمان نے ورلڈ بینک کی ٹیم کو ایکسپورٹ کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے حوالے سے آگاہ کیا. رانا صدیق الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ حلال سرٹیفکیشن، اس کے علاوہ کسٹم، ABR اور دیگر محکموں کے حوالے سے جو رکاوٹیں انہیں درپیش ہیں، اس کی وجہ سے ایکسپورٹ کا حجم جو ہے وہ ٹھیک ہے. شہزاد خان عبدالی، آپ کا بہت شکریہ. ادھر پنجاب اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا. اجلاس کی صدارت چیئرمین کمیٹی چودھری اختر علی کر رہے ہیں. اجلاس میں عبدالعلیم خان، خواجہ سلمان رفیق، سمیع اللہ خان بھی موجود ہیں. میاں ثاقب خورشید، عامر حبیب سمیت دیگر بھی اس اجلاس میں موجود ہیں. اجلاس کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کا یہ اجلاس ہے جس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اجلاس کی صدارت چیئرمین کمیٹی چودھری اختر علی کر رہے ہیں. اجلاس میں عبدالعلیم خان، خواجہ سلمان رفیق اور سمیع اللہ خان نے شرکت کی ہے. اب آپ کو بتائیں گے ٹاؤن شپ 16 بلاک میں ایک سٹی 42 کی کیمپین لاہوری ایک درخت کے تحت ڈائریکٹر PHA علی نواز شاہ نے معززین علاقہ کے ہمراہ پودا لگایا ہے. جی بالکل، اسی پر بات کریں گے فاران یامین سے. جی فاران، بتائی گئے اس حوالے سے. جی بالکل، اس وقت میں ٹاؤن شپ 16 بلاک میں موجود ہوں. سٹی 42 کی کیمپین ایک لاہوریا ایک درخت کے تحت آج یہاں پر پودا لگایا گیا. پودا ڈائریکٹر PHA علی نواز شاہ کی جانب سے لگایا گیا تھا. اس موقع پر جو معززین علاقہ تھے وہ بھی موجود تھے. میرے ساتھ ڈائریکٹر PHA موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب بہت ضروری ہے کلین لاہور کا جو ویدر ہے وہ بڑا آئے دن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں. دیکھیں جی، پچھلے سال جو ہے ایک لاہوری ایک درخت کے حوالے سے سٹی 42 نے ایک کمپین شروع کی تھی. خرم صاحب نے وہ ہیڈ کر رہے تھے اس میں. آج ہم نے خرم صاحب جو سٹی 42 کے ہیں ان کے والد کے نام کا درخت لگایا. اسی طرح ہم پورے ٹاؤن شپ میں کلین گرین پاکستان کے حوالے سے بزرگوں سے درخت لگوا رہے ہیں تاکہ ان کی جو اولاد ہے، ان کے بیٹے جو ہیں، وہ ان درختوں کی خود حفاظت کریں گے کہ یہ ہمارے ابے کے نام کا درخت ہے. تو جب وہ حفاظت کریں گے تو وہ پھر درخت صرف عوام کے تعاون سے، یہ نوجوان نسل کے تعاون سے جو ہے یہ درخت بچیں گے اور ان کی حفاظت ہوگی. بڑے ہوں گے تو یہ ہمیں آکسیجن دیں گے، ہمارا ماحول کو پولوشن فری کریں گے. اور یہ ایک بڑی ٹاؤن شپ میں کتنا آپ کا پودا لگانے کا ارادہ ہے اسی مہم کے تحت؟ ہم 10,000 پودے لگائیں گے اس میں. اور ہم نے خاص طور پہ وہ ورائٹیاں سلیکٹ کی ہیں PHA نے کہ ڈاکٹر فیصل ظہور صاحب ہمارے DG ہیں اور یاسر گیلانی صاحب چیئرمین ہیں. انہوں نے وہ پودے سلیکٹ کیے ہیں جو ماحول دوست ہیں. مثلا سوہانجنا لاہور میں پہلی دفعہ ہم نے 380 درخت لگائے ہیں ٹاؤن شپ میں، لگ چکے ہیں. اسی طرح نیم ہے وہ بھی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی عوام کو ہونی چاہیے. نیم، سوہانجنا ہے، یہ جو آج ہم نے لگایا ہے، یہ کچنار، اس کے علاوہ گل چین ہے. یہ ایسے درخت ہیں یا ایسے شربز ان میں ایسی ہیں جو ہمارے ماحول کو پولوشن فری کرتی ہیں. ماحول کو پولوشن اور فری کرتی ہیں. ڈائریکٹر نیو سٹی 42 خرم کلیم کے مرحوم کے والد صاحب کے لیے آج یہاں پر قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. دعائے مغفرت کی گئی جس کے بعد کلین اینڈ گرین پاکستان. اور ٹھیک ہے فاران یامین، بہت شکریہ. دو کے مریضوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جناح ہسپتال میں شیخ حجاز احمد ٹرسٹ کے تعاون سے کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے. DG خان کی رہائشی 32 سالہ فضل الرحمان کو اس کی بڑی بہن مسرت بی بی نے گردے کا عطیہ دیا ہے اور ٹرانسپلانٹ کے بعد مریض اور ڈونر دونوں روبہ صحت ہیں. جناح اسپتال کے شعبہ یورولوجی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر سلیم جعفری، ڈاکٹر نوید اقبال، ڈاکٹر شبیر چودھری، ڈاکٹر اسد الرحمان، ڈاکٹر عثمان انور اور ڈاکٹر جنید، نیفرولوجسٹ پروفیسر شفیق چیمہ، اینستھیٹسٹ ڈاکٹر لیاقت علی پر مشتمل ٹیم نے DG خان کے رہائشی 32 سالہ فضل الرحمان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا. مریض کو گردے کا عطیہ اس کی بڑی بہن 38 سالہ مسرت بی بی نے دیا. شیخ حجاز احمد ٹرسٹ کے تعاون سے گردے کی پیوندکاری کا آپریشن مفت کیا گیا. کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد مریض اور ڈونر دونوں روبہ صحت ہیں. MS جناح اسپتال ڈاکٹر عاصم حمید
हमीद कहते हैं कि 3 बरस के वक्फे के बाद दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट की मुफ्त सहूलत शेख एजाज अहमद ट्रस्ट की मदद से फराहम की जा रही है।